हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित और आप मेरे साथ जुड़े हुए एडुग्राउंड पे, राइट। सो आज अपन पढ़ने वाले हैं सर वाटर ओशियन। ठीक है, स्वागत है आप सभी का मेरे यानी रोहित की क्लास में। ठीक है, आपके प्यारे रोहित सर की क्लास में स्वागत है। फटाफट से अपन पढ़ेंगे शानदार तरीके से। और देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ठीक है, आज ना पीपीटी बनाया है बहुत अलग लेवल का। पीपीटी बहुत अलग लेवल का है, मतलब आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मजा आ जाएंगे। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। सारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप सभी इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अब पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप सभी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वाटर ओशियंस अपन शुरुआत करने वाले हैं मेरे यानी रोहित के साथ। शुरुआत करते हैं, चलो आ जाओ। एक तो ये लोग इतना डिस्टर्ब करते हैं ना, कभी कभी मेरे को इतना इरिटेट होता है। देखो, अब देखो मैं आपको एक बार बताऊं तो पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगा है। ये सारी चीजें, लाइंस वगैरह, ये सब कुछ, ये वाली चीजें हैं। देखो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट से। वो अंकल चले गए हैं, वो ये बहुत चिल्लाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। वाटर ओशियन में आपको बता रहा था, देखो कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। मेहनत कैसे सर? मेहनत मास्टर बता। देखो ये सब चीजें सर लगानी पड़ती है। ये सब चीजें लगानी पड़ती है, एक अलग से चीज आती है। देखो बहुत मेहनत लगती है यार। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक कर दो यार, लाइक कर दो फटाफट से। चलो अपन पढ़ने वाले हैं आज वाटर ओशियन। ठीक है, टर्म 2 का चैप्टर है। टर्म 2 का चैप्टर है वाटर ओशियंस, क्लास 11 जियोग्राफी, मेरे यानी रोहित के साथ। ठीक है, स्टार्ट करें, आ जाओ। कौन कौन सा कंटेंट अपन पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट आने वाला है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? साइकिल मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, अभी समझा दूंगा। पूरा का पूरा चैप्टर मतलब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बेसिकली वाटर के रिगार्डिंग है कि बस सर वेपराइजेशन होता है, पहले बरसात होती है, फिर वेपराइजेशन होता है। ये सारी चीजें भी अपन को आपको पढ़ाने वाला हूँ, राइट। और उसके अलावा रिलीफ ऑफ द ओशियन फ्लोर। रिलीफ रिलीफ समझते हो आप? मतलब जैसे जो ओशियन फ्लोर होता है ना, ये ओशियन फ्लोर होता है। तो जैसे कि यहाँ पर तो सर ये हो गया, क्या बोलते हैं, बीच हो गया। बीच के नीचे आप जैसे धीरे धीरे जाते जाओगे तो डीपनेस आती जाती है, राइट। सो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो डीपेस्ट पॉइंट है वो 11 किलोमीटर डीप है, मतलब 11,000 के आसपास है, जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच, राइट। मेरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियंस में, पैसिफिक ओशियन में, राइट। तो वहां से इस तरीके से अपन पढ़ेंगे कि रिलीफ, जो ओशियन फ्लोर की जो रिलीफ है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद डिवीजन ऑफ द ओशियन फ्लोर्स का कौन कौन सा डिवीजन अपन किया हुआ है, कितने पार्टों में अपन उसको डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद माइनर रिलीफ फीचर क्या क्या होते हैं, और टेम्परेचर, ओशियन ओशियन वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं सर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। बेसिकली पहले अपन वर्टिकल पढ़ेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, और वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन परपेंडिकुलर होता है। फिर उसके बाद अपन सेलिनिटी, मतलब जो कि उसकी लवणता है। सेलिनिटी मतलब होता है सर हिंदी वालों लवणता होता है, बाकी तो आप लोगों को हिंदी वालों को समझ में आ ही जाएगा। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्षैतिज, और वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, राइट। टेम्परेचर यानी तापमान, रिलीफ यानी रिलीफ ही होता है, और डिविजन यानी भाग होता है। ओशियन फ्लोर्स मतलब जो समुद्री तल होता है जिसको बोलते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल चक्री बोलते हैं एक तरीके से, राइट। सेलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर, ओशियन वाटर की सेलिनिटी। फिर से आ गए, फिर से आ गए, पूरा का पूरा फ्लो बिगाड़ देते, पूरा का पूरा फ्लो बिगाड़ते। चलो मैं अब नहीं करने वाला, मैं पढ़ाने वाला हूँ, राइट। सेलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर के बारे में बात करूंगा तो सर सेलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर मतलब उसकी लवणता की बात कर रहा है कि जो ओशियन का वाटर होता है, जो ओशियन का जो वाटर होता है उसमें कितने परसेंट सोल्ट होता है। ओशियन का जो वाटर होता है, जरा यहाँ पर एन लिख देंगे, ओशियन का जो वाटर होता है उसमें कितना सोल्ट होता है पर ग्राम के हिसाब से, मतलब जैसे एक पर ग्राम मतलब पर एमएल के हिसाब से, ऐसा आप समझ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिनिटी, सेलिनिटी का अब जैसे अपन पहले क्या पढ़ने वाले हैं, चलो अब देखो अपन टेम्परेचर पढ़ेंगे। टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसके बाद जैसे अपन ने क्या पढ़ा, समुद्र पढ़ा, समुद्र के बारे में अपन समुद्र का टेम्परेचर पढ़ने वाले हैं। और टेम्परेचर को दो भागों में अपन ने विभाग किया सर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, राइट। इसके बाद अपन सर, इसके बाद अपन टेम्परेचर के बाद पढ़ने वाले हैं सर समुद्र के बारे में ही सेलिनिटी। जो सेलिनिटी पढ़ेंगे सर, सेलिनिटी के बारे में भी फिर अपन दो टाइप से इसको विभाजित करेंगे, दो दो टाइप से इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आएगा जो कि है हॉरिजॉन्टल सेलिनिटी ऑफ द वाटर, या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो सेलिनिटी का है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, राइट। सो कौन कौन सा कंटेंट हो गया, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद रिलीफ ऑफ द ओशियन फ्लोर अपन पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ द ओशियन फ्लोर, देखो अपन ने ओशियन फ्लोर पढ़ा, उसके रिलीफ पढ़े तो उसका अपन ने ओशियन फ्लोर का डिवीजन कर दिया। अपन ने टेम्परेचर पढ़ा, और टेम्परेचर का फिर अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। फिर अपन ने सेलिनिटी पढ़ी, और सेलिनिटी का फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया।
टेम्परेचर और सेलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूंगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और वैसे ही सेलिनिटी का जैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया, मैं टेम्परेचर का भी डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, और जैसा टेम्परेचर का करूंगा वैसा ही सेलिनिटी का करूंगा। सेलिनिटी मतलब होता है लवणता और टेम्परेचर मतलब होता है तापमान, राइट। ओशियन फ्लोर का डिवीजन करूंगा, उसके बाद रिलीफ का डिवीजन करूंगा, माइनर रिलीफ फीचर्स क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ये आज का आपका कंटेंट रहने वाला है। इस कंटेंट को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सब अच्छे से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो प्लीज एक बार सब है ना कान खोल के सुन लो, नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ फटाफट से। आपको कुछ नहीं उतारना, देखो नोट्स तो आपको फ्री फोकट मिल रहे हैं, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आप पीडीएफ डाउनलोड करो, नोट्स मिल गए। सबके पास स्मार्टफोन है, मतलब आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। और पीडीएफ से यदि आपके पास फोन नहीं है, लैपटॉप है, तो आप लैपटॉप में भी डाउनलोड कर सकते हो, राइट। सो आपको क्या करना है कि अभी एक नोटबुक लेना है, एक कोई सा भी नोटबुक, रफ नोटबुक ले लो, और एक पेन ले लो सर, पेन ले लो, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, नोटबुक लेना है, पेन लेना है, और जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे हर किसी राइटिंग में लिख दो। जैसे मैंने अभी आपको बताया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ऐसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ऐसे लिख दो आप। तो ये आपको समझ में आना चाहिए सर, और की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है, तो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत कभी भी किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन में नहीं होती है, चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे क्लास 12th में, चाहे आईआईटी कर रहे हो, चाहे नीट कर रहे हो। अपन को करना होता है सर स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी। और मैं आपको एक बात बताऊं, स्मार्ट स्टडी करने के लिए सबसे जरूरी चीज है सर चार्ट। आप चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन करके स्टडी करोगे ना, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, दशरथ जी के एक बार एक राजा थे, जिनका नाम था राजा दशरथ। उनके इतने पुत्र थे, जैसे जो अयोध्या के थे, जैसे जिनके जिनके 4 पुत्र थे या 5 पुत्र थे, देखो मेरे को एग्जैक्ट डिटेल्स पता ही नहीं है, तो आप प्लीज मेरे को माफ करना। बस मैं एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ, या फिर छोड़ो राजा दशरथ की बात छोड़ो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि मिस्टर पंकज एक ऐसे व्यक्ति है जिनके 3 पुत्र 2 पुत्रियां हैं, जिनके 3 पुत्र 2 पुत्रियां हैं। पुत्र के नाम क्रमशः कोई भी ले लो, राम श्याम घनश्याम है, और वहीं पुत्रियां क्रमशः सीता और गीता है, राइट। सो ऐसा करके आप बनाओगे, तो अब वो चीज याद करने से ज्यादा अच्छा आप यदि पाई चार्ट बना के याद करोगे। यदि आप पाई चार्ट के अलावा आप दूसरा चार्ट बना के, फ्लो डायग्राम बना के याद करोगे। फ्लो डायग्राम कैसे सर, जरा यहाँ पे आपने पंकज लिखा, पंकज जी के सर यहाँ पर आपने लिख दिया कि सर राम, और यहाँ पर लिखोगे आप श्याम, और यहाँ पर लिखोगे आप घनश्याम, ठीक है। अब घनश्याम यहाँ पे लिख दिए, अब फिर यहाँ पर लिखा आपने सीता, एंड फिर यहाँ पर लिखा आपने गीता। ये सब 5 पुत्रियां हैं, 5 पुत्र और पुत्रियां हैं। और जरा फिर मैं इसके बाद आपको बोलूंगा कि सर जो राम है वो इंजीनियर है, और श्याम डॉक्टर, और ये फलाना ढिमकाना, ऐसे कुछ करके बताऊंगा, तो वो याद रखना मुश्किल हो जाएगा। उसको करने के लिए क्या करोगे, आप राम के आगे यहाँ पर लगा दोगे सर ये डॉक्टर है, या फिर आप ऐसे लिख दो ये डॉक्टर है। ये इंजीनियर है तो यहाँ पर इंजीनियर लिख दो। फिर ठीक है, घनश्याम यदि यहाँ पर लॉयर है तो यहाँ पर लॉयर लिख दो। और सीता सर हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ लिख दो। और यहां पर सर गीता यदि कोई पायलट है तो पायलट लिख दो। समझ पा रहे हो आप? तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो बेसिकली अपन को स्मार्ट स्टडीज करना जरूरी है, राइट। सो हार्ड वर्क तो सभी करते हैं यार, हार्ड वर्क कौन नहीं करता आज के जमाने में। स्मार्ट स्टडी मतलब आप खुद का एक अलग पैटर्न बनाओ। बेसिकली मैं ऐसे पाई चार्ट बना लेता हूं, कभी मैं फ्लो डायग्राम बना लेता हूं, मैं कुछ भी बना के याद कर लेता हूं, मेरे को बनाना होता है बस, ताकि उससे क्या होता है ना, इजी हो जाता है। अभी इतना बढ़ गया, अब आप इसकी थ्योरी बना के लिख सकते हो सर। ये एक यहाँ पर एक पंकज है जो जयपुर में रहता है, जयपुर राजस्थान में रहता है, और उनके उनके क्रमशः उनके पुत्र राम श्याम घनश्याम क्रमशः डॉक्टर इंजीनियर और लॉयर है, तो उनकी 2 पुत्रियां हैं सीता और गीता, जहां सीता हाउसवाइफ और गीता पायलट है। इतनी थ्योरी आपने बना ली सिर्फ एक इतने से फ्लो डायग्राम से, राइट। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। देखो ये चीजें आज की ही नहीं, इन फ्यूचर भी बहुत काम आने वाली है। कोई भी एग्जामिनेशन आपसे आपकी नॉलेज से ज्यादा आपकी एबिलिटी पूछता है कि आप क्या करने की क्षमता रखते हैं। यदि आप 10 पेजों की समरी यदि आप 10 पेजों की समरी एक पेज में बना सकते हैं ना सर, और उस एक पेज से आप 10 पेज लिख सकते हैं, मतलब आप बहुत आगे जा सकते हैं, राइट। वो चीज करना पड़ेगा। देखो वो हर किसी के बस की बात नहीं है। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम होती है ये चीजें करने में, लेकिन धीरे धीरे यदि मेरे को कोई गाइड करता, जिस उम्र में अभी आप हैं, क्लास 11th में अभी आप हैं, मेरे को कोई उस उम्र में आके गाइड कर देता ना कि सर आप ये करो, इस तरीके से आप ज्यादा अच्छे से सिलेक्शन ले लोगे, मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं वो चीज करने में 1% भी लेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सर मुझे पता है कि ये जो बोल रहा है वो गलत नहीं बोल रहा होगा। मेरे को किसी ने गाइड नहीं किया है। आज हम दर बदर मतलब ऐसे गिरता हूं फिर उठता हूं, फिर गिरता हूं फिर उठता हूं,
उस लेवल से मैं आज जहां पर हूं वहां पर पहुंचा हूं। आई होप आगे ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा कि मैं चीज़ें सही कर पाऊँ, क्लियर कर पाऊँ, अच्छे से ज़्यादा मैं अच्छे से अच्छे पोस्ट पर सिलेक्शन ले पाऊँ, राइट। तो वो चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। देखो, वो चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेगी दोस्तों। और इसके लिए एक ही ऑप्शन है, इसके लिए एक ही ऑप्शन है कि आपको स्मार्ट स्टडीज़, और जो मैंने अभी आपको बताया कि सर तेरा नोटबुक ले लो, एक बार मेरे साथ नोटबुक ले लो, और नोटबुक में सर जैसा मैंने बताया वैसा का वैसा आप नोट्स उतारने लग जाओ, बस दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है सर, अरे ये इतना ज्यादा डार्क इन्होंने क्यों कर दिया, सीधा सीधा क्या बावले लोग हैं यार ये। चलो कोई ना, मेरे नोट से देखो सिंपल सी बात है भाई, ऐसा है कि कॉपीराइट लगेगा, कोई नोट्स कॉपी कर नहीं सकता। आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत मेहनत लगी है नोट्स बनाने में। अपन ज्योग्राफी पढ़ने वाले मेरे यानी रोहित के साथ, आपके फेवरेट टीचर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं प्लीज वीडियो को एक बार लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना प्यार दिखाएं प्लीज दोस्तों। और कुछ भी चीज की कमी लगे आप मुझे जरूर बता सकते हैं। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। बेसिकली ये एक थियोडोर रोजवेल्ट, जो कि अमेरिका के एक प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, उन्होंने कहा था कि यदि आप खुद में बिलीव करते हैं तो आप आधे रास्ते तो क्लियर कर चुके हैं। कोई मंजिल है सर, कोई मंजिल है सर, यहां से यहां की कोई मंजिल है। बीच में गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं जितने आप सोच नहीं सकते। आपको डर है सर गड्ढों का कि मैं गिर जाऊंगा, तो जबकि गड्ढे वो इतने से हैं, जबकि गड्ढे वो इतने से हैं कि आप जंप कर सकते हो। लेकिन किसी ने अपनी हीरोपंती दिखाने के लिए गड्ढे में जंप किया, और वो आपको आके बोल रहा है कि सर मैं कि अरे यार बहुत सारे गड्ढे हैं, जहां देखो जहां गड्ढे हैं, मैं गिर गया, ये हो गया वो हो गया ना। तो उनकी बातों को ना सुन के यदि आप बिलीव करेंगे खुद में कि हाँ अबे ये तो बावला है बे, मैं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता, जो इसने किया है वो मैं नहीं करूंगा, जो इसने नहीं किया वो मैं करूंगा। एक बात बताऊं आपको, जो लोग सोचते हैं कि 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने से आईएएस क्लियर होता है, वो गलत सोचते हैं सर, वो गलत सोचते हैं सर। 8 घंटे रेगुलर आप पढ़ेंगे ना सर, आप ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाने के हक रख सकते हैं सर। बट वो 8 घंटे आप किस तरीके से पढ़ते हैं वो मैटर करता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। मैं एक प्रतिष्ठित कोचिंग में आईआईटी की कोचिंग लेता था, आईआईटी की कोचिंग लेता था। तो मैं मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, बट फुल आधा फॉर्म लिख लेता हूँ, मतलब फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। ये उसका नाम था, T.S उसका नाम था। उसकी ऑल इंडिया रैंक आई थी सर, वो भी मैं नहीं बताऊंगा, चलो अभी बताऊंगा आगे। वो स्टूडेंट को आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जहां 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ता था, आईआईटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम में उस वक्त इतनी अकल नहीं हुआ करती थी कि हमें किस तरीके से स्टडी करना है। बस हम करते जाते थे, करते जाते थे। हमने कभी स्मार्ट वर्क नहीं किया, स्मार्ट वर्क नहीं किया कभी मैंने। वो ये जो बंदा था, ये बंदा एक ऐसा था, मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा ये एक बार ध्यान से सुनना ये बात, कि ये एक ऐसा बंदा था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जब होगी मैं एक और एग्जांपल दूंगा, और वो एग्जांपल आई होप आपकी किस्मत, आपकी जिंदगी बदलने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल होगा। पहले ही मैं ये वाली बात बता देता हूं कि जब ये मेरे आगे बैठता था, टीएस मेरे आगे बैठता था और मैं इसके जस्ट पीछे बैठा था, यहां पर ये मेरा नाम है, राइट। तो अब जब हमारे क्या होते थे ना, मॉक टेस्ट होते थे सर। अभी आजकल मॉक टेस्ट होते हैं लेकिन सब ऑनलाइन होते थे, पहले ऑफलाइन होते थे, राइट। सो अभी भी ऑफलाइन होते हैं, आईआईटी की कोचिंग में तो अभी भी ऑफलाइन ही मिलेंगे, क्योंकि आईआईटी का पेपर भी एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण ऑफलाइन पेपर होता है। अभी शायद ऑनलाइन होने लग गए हैं, राइट। तो क्या था ना सर, क्या था ना, इसने जो मेरा एक फ्रेंड था, अभी भी फ्रेंड है, बेसिकली हम लोग फ्रेंड है, वो एक बहुत बेहतरीन जगह उसका प्लेसमेंट हुआ है, गूगल में प्लेसमेंट हुआ है, राइट। सो बेसिकली जब ये जो था, इसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होती है, आई होप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा रहे होंगे अपने ही प्लेटफॉर्म पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चंस में ऐसे बेंजीन रिंग करके कुछ क्वेश्चंस था, काफी साल पहले की, आज के 7-8 साल पहले की बात हो गई है, मैं भूल चुका हूँ। तो ऐसा कोई क्वेश्चन था बेंजीन रिंग करके था, इसमें कुछ चीजें पता करनी थी। तो वो आंसर मेरे को श्योर था कि इसमें आंसर आएगा 4 या 2, ऐसे कुछ करके मेरे को श्योर था। और इंटीजर टाइप क्वेश्चन आता है, आईआईटी करने वाले जानते होंगे, इंटीजर टाइप क्वेश्चन आता है।
कभी पूछना भी तो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चीज मायने रखती है, मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन आता था दोस्तों, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में हमको ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गोले रहते थे, जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ही 9 संख्या लिखी रहती थी, हमें आंसर भरना रहता था। जैसे मेरा आंसर 4 आया तो मैं 4 नंबर का गोला भर दूंगा कि हाँ सर ये मेरा आंसर है, और उसके वो आंसर 3 आया था। एकदम से मेरा ध्यान उसकी नोटबुक में गया, उसके पेपर में गया, और उसने पेपर के आगे ऐसे 3 लिख रखा था। तो मैंने कहा यार भाई यार ये टॉपर है हमारी कोचिंग और इसका आंसर गलत है। इतना कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर उस टाइम, मैंने बोला कि भाई इसका आंसर गलत है, टॉपर है कोचिंग का, क्या टॉपर है ये। मैंने घर पे आके आंसर की लगाई, वो आंसर 3 सही था। समझ पा रहे हो आप? मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि वो आंसर मेरा सही है, लेकिन फिर भी मेरा सही नहीं था। क्या वो अंदर से कॉन्फिडेंट वो भी होगा? वो उसके अंदर तो कॉन्फिडेंट होगा। वो बात मेरे को आज 6 साल बाद भी याद है, क्योंकि सर गूज बम्स होते हैं यार। ये लड़का कभी भी 10 घंटे नहीं पढ़ा सर, या आप मुश्किल से 4 से 5 आवर पर डे, 5 से 6 आवर मान के चलो पर डे। और वो भी बहुत बहुत मस्ती करता था, बहुत मस्ती करता था, इतनी मस्ती, हॉस्टल में गजब की मस्ती, कोचिंग में गजब की मस्ती। मतलब जैसे ही क्लास खत्म होने लगती थी, जैसे ही क्लास खत्म होने लगती थी, वो गेट के पास बैठता था और यहाँ पर लाइट का स्विच था, वो लाइट बंद कर देता था। वो टॉपर था सर, वो टॉपर था यार सर। उसके 300 में से 300 का आईआईटी का पेपर होता था। फिजिक्स, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती थी, 100 नंबर का ईच पेपर, 360 नंबर का पेपर होता था, सॉरी 9 18 36। किस तरीके से होता था मेरे को एग्जैक्ट, हाँ 360 नंबर का पेपर होता था, और उसके हमेशा 330 340 के आसपास नंबर आते थे। और जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक उसकी 11th उसने सिक्योर करी है। वो मेरा बहुत बेहतरीन फ्रेंड है, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो क्या है। मतलब देखो, आप लोगों को बिलीव करना पड़ेगा खुद में। देखो, खुद में बिलीव करोगे आप आधा रास्ता वैसे ही अचीव कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़े। प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करें और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये चीज, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वो हमें देखेंगे, वो हमें लाइक करेंगे, तो उससे हमको बूस्टअप मिलता है। देखो, पैसे कुछ नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ बूस्टअप, आपके प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। ठीक है, ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं मेरे यानी रोहित के साथ। फटाफट से चैप्टर खत्म करते हैं और काफी सारे इसके एमसीक्यूज और क्वेश्चंस लगाएंगे। राइट, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे पिन कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट के रिप्लाई, हैंड टू हैंड कमेंट के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। जब भी मैं देखता हूं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं जरा। अपना स्टडी पैटर्न क्या रहने वाला है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहले अपन बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन प्रो बनेंगे, फिर प्रीमियम क्वालिटी के अपन क्वेश्चंस लगाएंगे। सो प्रीमियम क्वालिटी के क्वेश्चंस लगाने के बाद अपन एक प्रीमियम मेंबरशिप मिल जाएगी। बेसिक अपन अभी क्लियर कर रहे हैं। मैंने आपके मैंने टॉपिक्स मैंने आपको बताया कौन कौन से टॉपिक्स है, इनके अपन बेस वाइज क्लियर करेंगे। फिर अपन इसको थोड़ा सा डिटेल्स में लेके जाएंगे, फिर अपन प्रो बनेंगे, और फिर अपन उसके बाद प्रीमियम बन जाएंगे, जब इसके एमसीक्यूज और आंसर्स आपको दिमाग में सेट हो जाएंगे। राइट, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये बहुत मेहनत लगती है यार दोस्तों। एक बार लाइक बनता है यार, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, एक बार थम्स अप कर दो, दबा दो, लाइक एंड शेयर ठोक के दबा दो। ठीक है, किताब फेंक के मारो, मारो किताब फेंक के, साले लाइक बटन दब जाना चाहिए बबुआ। ठीक है, बेसिक, प्रो और प्रीमियम, आगे बढ़ेंगे। अपने पास ही मिलेगा चैप्टर नंबर 13 वाटर ओशियंस विद रोहित, यानी मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। दिस इज अ यूट्यूब सिंबल, दिस इज अ पेन, जो कि हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए ये पेन ही सब कुछ है। जब आप कभी बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे, अभी कभी किस्मत ऐसी नहीं रही दोस्तों कि ना आप कोई एग्जाम दे और उसमें कोई स्टूडेंट दूसरा पेन लेके नहीं आए। ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है कि पेन आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि स्पीड अच्छी आए, बूस्ट अप मिले। प्लीज वीडियो को लाइक करें और यहाँ पर अपने नोट्स बनाएं। मैं बेसिकली यहाँ पर अपने फर्जी सिग्नेचर कर देता हूँ कि मेरे सिग्नेचर हो गए फर्जी। ठीक है, आगे बढ़े। अरे बोल, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 वाटर ओशियन विद रोहित सर। चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट स्लाइड पे आओ। कब से फर्स्ट स्लाइड बोले जा रहा हूं जरा।
जरा हॉरिजॉन्टल साइकिल की मैं बारे में बात कर रहा था, हॉरिजॉन्टल साइकिल के बारे में मैं बात कर रहा था। फर्स्ट जरा ये सन बता रहा है, सेकंड फिर बता रहा है कि सर सन से जब ऐसे क्लाउड फिर स्नो और फिर यहाँ पर रेन, हिमालय वाला जो जोन होता है उधर स्नो गिरती है और इधर रेन होती है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सर जहां पर प्लेन होंगे वहां पर सर रेन होंगी, और जहां पर माउंटेन होंगे हिमालय जैसे आइस माउंटेन या फिर ग्लेशियर, वहां पर सर स्नो होगी, स्नोफॉल होगा, यहां पर सर रेनफॉल होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, जरा एक बार समझने की कोशिश करेंगे। मैं अलग अलग कलर से आपको बताता हूं कि सर जहां पर प्लेन होगा वहां पर तो होगा सर रेन, और जहां पर स्नो होगी वहां पर होगा सर ग्लेशियर। ठीक है, अब दूसरी चीज, अरे यार प्रॉब्लम ये है यार इसके साथ, कभी कभी तो ना इतना परेशान करता है ना। दूसरी चीज, अब जब सन होगा, देखो एक चीज जो मायने रखती है वो है वेपर। वेपर वेपर में क्या होता है सर, वेपर क्या होता है कि सर जब सन की जो लाइट होती है, सनलाइट जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई वाली, जो हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है, बहुत ज्यादा गर्मी, तो उससे क्या होगा ना सर, वेपर जो होगा, पानी जो होगा वो वाष्प बन के उड़ेगा, वेपराइज होगा, पानी वेपराइज होगा, फिर वो संघनन होगा उसका, संघनन को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन से कुछ करके वर्ड होता है। वो होने के बाद क्लाउड बनेंगे, देन क्लाउड बनने के बाद फिर वो जब टकराएंगे माउंटेन्स वगैरह से, आपस में टकराएंगे तो वो बारिश करेंगे प्लेन वगैरह पे। रिवर फ्लो होगा, स्ट्रीम फ्लो होगा, जरा यहां पर देखने की कोशिश करेंगे, एक बार हाईलाइटर से मैं आपको समझाता हूं। ये देखो यहाँ पर सर ये जो रिवर फ्लो हो रहा है, ये वाला जो रिवर फ्लो हो रहा है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जरा देखो मेरे साथ रिवर फ्लो होते हुए। ये देखो, ये जो रिवर फ्लो हो रहा है, ये यहाँ से स्ट्रीम वाइज रिवर फ्लो होगा, क्योंकि प्लेन में बारिश हो रही है, यहाँ से ग्लेशियर से सर ये रिवर फ्लो होगा, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और फिर ये यहाँ पर ये जो ओशियंस बन जाएगा, सारी जब सारा जब स्ट्रीम स्ट्रीम और सारी जो रिवर जहां पर गिरती है वहां पर सर वो ओशियन का, वो पहले सी का निर्माण करती है और फिर ज्यादा अमाउंट में फिर वो ओशियन का निर्माण करती है। ये चीजें आई होप आपको क्लियर होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा जरा ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए पी। पंकज सर आपको आई होप काफी अच्छे से पढ़ा रहे होंगे, शायद पंकज सर मैथ पढ़ाते राइट। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ आ जाओ। तो क्या बताना चाह रहा हूं, बेसिकली क्या होता है सर, पानी पहले भाप बन के उड़ता है, फिर वही क्लाउड बनते हैं, फिर वही क्लाउड बरसते हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है, साइकिल होती है, ये साइकिल चलती रहती है सर। ठीक है, अब वो जब बारिश होगी वो हिमालयाज में ओशियन के, अब आप सोचोगे कि सर एक बात बताओ, ये माउंटेन एकदम ब्लैक थे, ये माउंटेन एकदम ब्लैक रॉकी के थे, इन पे सर ये आइस कहां से जमा हो जाती है, जरा दिमाग तो लगाओ। मैं बोलूंगा भैया सोचो जरा कि सर उस एरिया में भी तो बारिश होती है, क्या उस एरिया में रेन नहीं होती होगी, बिल्कुल बारिश होती है सर। अब बारिश होती है तो क्या वो स्नो के रूप में होती है, तो क्या वो जमेगी नहीं, तो क्या वो जमेगी नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यहां तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़े, आप देख पा रहे हैं इसे, जरा देखो एक बार इस वीडियो को फिर से ध्यान से, एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लो। देखो दोस्तों, आपको कंटेंट मिलने वाला है एक नंबर, एक नंबर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो अब इसमें मैं बात करूंगा पहले तो सन की, सन के बाद, अब सन क्या होता है सर, सन का टेम्परेचर वेरी हाई होता है। अभी जो फिलहाल सूर्य की किरणें हैं जो कि सनरेज है, बहुत ज्यादा नुकसानकारी है, क्योंकि जब ओजोन लेयर होती है तो वो सब चीजें ठीक रहती है, लेकिन ओजोन लेयर का फिलहाल अभी लॉस हो रहा है। लॉस किसकी वजह से हो रहा है सर, जरा लिखेंगे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथेन, नाइट्रो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, ऐसे कुछ करके बहुत सारी गैसेस हैं जिनकी वजह से अभी फिलहाल ओजोन में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है।
सन अपन ने पढ़ा, सन के बाद जरा मेरे साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करेंगे, जो कि है सन के बाद अपन पढ़ने वाले हैं क्लाउड। क्लाउड का फॉर्मेशन क्या वेपर से होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम कोई मना नहीं कर सकता सर। क्लाउड इसी से बनते हैं। जरा वातावरण में, एनवायरनमेंट में जब ऊपर जाते जाते हैं, जब ये ऊपर जाते जाते हैं ना सर, तो इनका कंडेंसेशन ये इकट्ठा होने लग जाता है, पास में इनका कंडेंसेशन होने लग जाता है। कंडेंसेशन क्यों होता है? क्योंकि सर इनमें सरफेस टेंशन यूज होता है, और जब सरफेस टेंशन यूज करते हैं तो बाकी के भी चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं और एक क्लाउड का निर्माण करते हैं, और वो क्लाउड फिर सर आगे जाके स्नो और रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्नो और रेन की बात करूंगा तो सर स्नो जो होती है वो माउंटेन में होती है। माउंटेन जो एरिया है, जो कि हिमालयन माउंटेन वाला जो एरिया है, बेसिकली मतलब किधर का भी एरिया पूरे ऑल ओवर द अर्थ में। और वो जनरली जो मैं बात करूंगा माउंटेन्स की, वो माउंटेन्स देखो, वो माउंटेन्स क्या होंगे ना, वो ठंडे एरिया में माउंटेन होंगे, ऐसा नहीं है कि हर कहीं माउंटेन होगा। फिर उसके बाद रेन वाला जो होगा वो प्लेन एरिया में होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद सर रिवर होती है, रिवर्स और जो स्ट्रीम्स होती है, तो उसके बारे में टर्मिनोलॉजी है कि क्या होता है, जरा रिवर्स एंड स्ट्रीम्स क्या होती है, ठीक है। तो रिवर्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो फिर ये जब फ्लो होती है, और फिर ये जब जहाँ पर ये मिलती है और जहाँ पर ये मुहाना बनाती है, जहाँ पर ये इनका माउथ होता है, जहाँ पर ये एंड होती है, वहाँ पर सर ये फिर ओशन का निर्माण करती है, या बे, या गल्फ, या फिर सी, ये ऐसी चीजें होती है। ठीक है, आगे बढ़े। एक बार जरा मैं देख लेता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना। आगे की स्लाइड पे आ जाते हैं। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जरा एक सेकंड के लिए रुकिए। तो जी भैया जी आ जाओ, सेकंड पार्ट आ जाओ। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में मैंने अभी आपको बताया। वाटर इज अ साइकिल रिसोर्सेज। साइकिल रिसोर्सेज कैसे सर? वाटर इज अ साइकिल, हर एक पॉइंट का बताऊंगा, हर एक पॉइंट का डिटेल में समझाऊंगा, ऐसे एकदम बेस क्लियर कर दूंगा। वाटर इज अ साइकिल रिसोर्सेज। साइकिल रिसोर्सेज कैसे सर? क्योंकि यदि मैं एक बात बताऊं, वाटर ऊपर जाएगा, वाटर ऊपर क्या होगा? वेपराइज होगा। वेपराइज होने के बाद क्या बनेगी? मतलब भाप बन के वाटर यदि उड़ेगा, पानी भाप बन के उड़ेगा या वेपराइज बन के ऊपर जाएगा, तो बादल बनेगा, कंडेंसेशन होके क्या वो वापस से धरती पर ही बरसेगा? ऐसे थोड़ी ना है कि इन्वायरमेंट से बाहर जा रहा है। अरे यार एक बात बताओ, मेरे को ये समझ नहीं आता कि यदि ये अर्थ है, यहाँ पर ये वाटर है सर, ये अर्थ है, जरा एक बार फिर से डिटेल से समझाता हूँ मैं। एक बार आगे ये हुआ, यहाँ पे समझाता हूँ मैं। हुर्रा हुर्रा हुर्रा, यहां पर मैं समझाता हूं। जरा अभी एक बात समझने की कोशिश करेंगे। यदि ये अर्थ बनाया मैंने, जरा सीरियस मत लेना इस बात को, ये सीरियस मत लेना मतलब सीरियस मत लेने का मतलब डायग्राम को सीरियस मत ले लेना, है ना। अब अर्थ पर ये जरा सर ये पानी देखो आप, यहाँ पर पानी है, ये पानी है। क्या ये समझ में आ रहा है? पानी दिख रहा है ये? आई होप आप सभी को पानी दिख रहा होगा। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यदि ये पानी है, तो क्या ये ऐसे वेपराइज होगा? ये ऊपर जाएगा, पानी उड़ेगा, पानी वेपराइज होके क्या यहाँ पर बादल बनेगा? तो क्या ऐसे ऐसे ऐसा होता है क्या कि जो बादल होते हैं वो बादल क्या अर्थ से बाहर निकल जाए? ये तो इंसान बन गया यार, इंसान के ये ऐसे नाक बन गए, ये आंखें बन गई क्या ऐसा हो सकता है कि बादल जो है वो अर्थ से बाहर निकल जाएंगे एनवायरनमेंट में, या फिर कहीं ऐसे स्पेस में चले जाएंगे? स्पेस में बारिश होती देखी है? नहीं ना। क्यों सर? तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जितना ज्यादा पानी जाएगा ऊपर, उतना ही पानी नीचे आएगा? हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, लेकिन क्या एनवायरनमेंट से बाहर जाएगा? नहीं जाएगा सर, बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इस पे अभी अपन फिर से आएंगे, यहां पर अपन फिर से अपन नोट्स बनाएंगे, अपने नोट्स बनाएंगे सर, खुद के हाथों से बने हुए नोट्स बनाएंगे। नाउ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इट कैन बी यूज्ड एंड रीयूज्ड। बिल्कुल सर, इट कैन बी यूज्ड एंड रीयूज्ड। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज द मतलब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज अ सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद इन द अर्थ। मतलब अर्थ के जो हाइड्रोस्फीयर के अंदर ही होता है, इन डिफरेंट फॉर्म से। इट इज लाइक आई का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसका मतलब होता है इडेस्ट। इडेस्ट, इडेस्ट जिसका मतलब होता है दैट इज, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है दैट इज। पानी कितनी फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड में, जो आप पानी पीते हैं, सॉलिड में, जो आप बर्फ खाते हैं, और गैसियस फॉर्म में, जो आप वेपराइज, जब आप स्टीम लेते हो ना, स्टीम, जब अभी सर्दी में आपको जुकाम हो जाएगा, जब आपको कोल्ड हो जाएगा, तो आप क्या लोगे सर? स्टीम लोगे।
जैसे ज्यादातर इस टीम से क्या होता है ना, बहुत फायदेमंद रहती है, मतलब रोम रोम खिल जाता है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि सारे क्रिकेटर्स लोग हैं। अपन तो क्रिकेट के, देखो क्रिकेट के फैन है। इंडिया वाले किसके फैन है सर? क्रिकेट के। भले ही इंडिया में कितनी महान खिलाड़ी पैदा हो जाए, लेकिन क्रिकेट जैसा गेम नहीं है, और क्रिकेट से इंडिया की इकोनॉमी बहुत अलग लेवल पे है। राइट, एक तरफा चलाता है बीसीसीआई सर, बीसीसीआई आईसीसी को एक तरफा चलाता है। समझ पा रहे हो? आईसीसी पे एक तरफा राज है यार, बीसीसीआई जो कह देता है वो होता है। ठीक है। T20 वर्ल्ड कप शिफ्ट करना पड़ गया आईपीएल के चक्कर में, आईपीएल होना ही पड़ा। लिक्विड, सॉलिड और गैसियस फॉर्म में होता है, ये चीज समझ में आ रही है। So it also refers to the continuous exchange of the water between the ocean, atmosphere, land surface and the surface of the organism. So basically exchange पानी का कैसे होते रहता है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। पानी क्या ऐसा है कि यहां पर जो ये सर गड्ढा बन गया, यहां पर जो पानी था पहले सर, अब वो पानी नहीं रहा, वो वेपराइज्ड हो गया, तो क्या गड्ढे से ही पानी वेपराइज होता है? समुद्र से भी पानी वेपराइज होता होगा। अब मैं ये बहुत बोलना चाह रहा हूं, यदि समुद्र से पानी वेपराइज हुआ, तो क्या ऐसा है कि जितनी भी अर्थ की सरफेस है, जहां जहां पर पानी है, क्या वहां से पानी वेपर होता होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। तो क्या मुझे एक बात समझ में आ रही है यहां से, कि यदि पानी अर्थ की किसी भी सरफेस, किसी भी जगह से वेपराइज होता है, जैसे ओशियन से वेपराइज हुआ, तो क्या वो सरफेस पे नहीं गिरेगा? यदि एक बात बताओ, यहां पर कोई पानी था, ये कोई समुद्र था, ये मैंने आपको बताया, ये कोई समुद्र था, यहां से पानी वेपर हुआ, वेपराइज्ड हुआ, तो कि यहां पर जो पानी वेपराइज, समुद्र से जो पानी वेपराइज होगा, क्या वो समुद्र पर ही गिरेगा? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जो पानी जो वेपराइज्ड होगा ओशियन का, वो जरूरी नहीं है सर ओशियन पर ही गिरे, वो अर्थ की किसी भी सरफेस पे गिर सकता है, और जो सरफेस से पानी वेपराइज्ड होगा, वो जरूरी नहीं है सरफेस पर गिरे, वो अर्थ के किसी भी जगह पर गिर सकता है, जैसे ओशियन में भी गिर सकता है, और आगे ना पीछे उनको मिलना तो ओशियन में ही है। समझ में आ रहा है? तो यही बात कहना चाह रहा है कि इट ऑल्सो रिफर्स टू द कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्स का एक्सचेंज चलता रहता है सर, पानी ओशन से वेपराइज हुआ, सरफेस पे गिरा, सरफेस से वेपराइज हुआ, ओशन में गिरा, तो ये क्या चीजें चलती रहती है? अरे बोल, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, इजाजत दो, इजाजत दो। क्या यहां पर क्या क्या चीजें मैंने सीखी? मैंने सर एक बात मैंने ये सीखी है कि जो वाटर है, सर, वो एक रिसाइकल प्रोसेस है। वाटर है रिसाइकल, रीयूज, यूज प्रोसेस। एक ऐसी चीज है जिसको यूज भी कर सकते हैं और रीयूज भी कर सकते हो। इसी पानी से मैं कपड़े धो रहा हूं, पानी को यूज किया, उसी पानी को फिर से मैंने बाथरूम या वॉशरूम में मैंने यूज किया, तो उसको मैंने रीयूज किया, और उसी पानी को जैसे समुद्र का जो पानी होता है, बहुत सी बार लोग, अभी जैसे जयपुर में एक है रिवर फ्रंट खुला है, रिवर फ्रंट पे सर वो पानी को रिसाइकल करते हैं। जैसे जैसे तालाब है, तालाब में जो पानी जमा हो जाता है, जैसे बिसलपुर डैम है हमारे, राजस्थान में एक डैम है, बिसलपुर डैम है, चंबल डैम है, वहां पर सर पानी को रिसाइकल करते हैं, और वो पानी को पीने योग्य बनाते हैं। हम उसी पानी को मल मूत्र के द्वारा त्याग करते हैं, वो पानी फिर वेपराइज होता है, और वेपराइज होके सर वही बारिश के रूप में गिरता है, और जो यूरिया होता है वो शेष जमीन पर बच जाता है, जमीन के सरफेस के अंदर चले जाता है। तो क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? इसके बाद जरा मैंने ये समझा कि सर जो वाटर है, जो हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही डिफरेंट फॉर्म्स में रहता है, जिनका नाम है सर लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड और गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म। यहां तक चीज आ रही हो समझने में तो बताओ मुझे, यहां तक चीज समझ में आ रही हो तो बताओ मुझे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ना चाहिए मुझे लगता है। चलो ठीक है। नाउ about 71% of the planetary water is found in the oceans. 71%, about 71%। प्लेनेटरी मतलब हो गया जिस प्लेनेट पे जितना वाटर है उसका 71% तो सर आपको ओशियंस में मिल जाएगा। टोटल कितने ओशियंस है सर? 4, हिंद ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन। जरा समझ में आया तो हाँ एक बार वीडियो को लाइक कर दो। 4 ओशियन मैंने बताया है आपको। जरा 4 ओशियन मेरे साथ लिखेंगे एक बार, जरा 4 ओशियन मेरे साथ एक बार लिखेंगे फटाफट से। मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पर फिर से आप लोगों को, कौन कौन से सर? पैसिफिक बताया मैंने, अब पैसिफिक, अटलांटिक, अटलांटिक,
अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, और एक लिख दो सर हिंद ओशियन। जरा ये 4 लिखते हो तो थम्स अप करो वीडियो को, आगे बढ़ो। लिख दो फटाफट से नोटबुक में एक बार ऐसे फटाफट से गंदी राइटिंग में लिख दो यार, फटाफट से लिख दो। ऐसे भी लिख दो कि अर्थ का सर 71%, अर्थ, अर्थ लिखो या प्लेनेट लिखो, अर्थ वाटर 71% ओशन में, ओशन में, बस खत्म, लिख के खत्म करो। ये चीज याद रखनी है, ये चीज याद रखनी। पिछले वाली स्लाइड में क्या लिखना है कि वाटर रिसाइकल हो सकता है, रीयूज हो सकता है, और रीयूज रिसाइकल और यूज लिख दो। फिर उसके बाद वाटर की फॉर्म लिख दो, गैसियस, लिक्विड, ये सॉलिड लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद है। उसके बाद ये लिख दो कि वो जो है जरूरी, इसके बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि वाटर जिस जगह से जरूरी नहीं वेपर हो उसी जगह पर गिरे, जरूरी नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतने से लाइन लिखनी है, आगे बढ़ू। द रिमेनिंग इज हेल्ड एज फ्रेश वाटर इन ग्लेशियर्स एंड, जितना बचा, अब कितना बचा सर, अब कितना बचा, जरा यहां पर हाईलाइट करने की जरूरत है कि द रिमेनिंग इज हेल्ड इज ए फ्रेश वाटर इन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर सोर्सेस, लेक्स, और जो बचा 29% वो कहां पर है सर, ये वो इनमें यूज आ जाता है, जरा ये समझने की कोशिश करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लो। मुझे इसको अंडरलाइन करके आना चाहिए था पहले से, अच्छी लाइन है, अच्छी लाइन है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सर मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ सर, मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो बाकी का 29% बचा है वो क्या सर पीने योग्य है? बिल्कुल सर पीने योग्य है। कि जो ग्लेशियर से नदियां कहां से निकलती है सर, ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, ब्रह्मपुत्र है जो कि तिब्बत के एक ग्लेशियर से निकलती है, सारी नदियां वहीं से निकलती है, मानसरोवर लेक से निकलती है ना। मानसरोवर लेक किससे बनी है? ग्लेशियर से ही तो बनी है, मतलब पीने योग्य पानी है, सारी नदियां पीने योग्य होती है। गंगा में तो अभी इतना दूषित पानी है, उसको अपन पीते हैं। मेरा तो यहीं पर सोचकर ही दिमाग खराब हो जाता है कि लोग पी कैसे लेते हैं। मैं तो मैं मेरी बात बताऊं ना, तो मैं वहां पर नहाना भी पसंद नहीं करूंगा। मैं गंगा माँ की इज्जत करता हूँ, लेकिन वो इज्जत मैं करता हूँ यदि मैं नहाऊं स्वच्छ पानी से। वहां पर कोई जगह जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से वहां से पानी निकलता है, एक बाल्टी भरूंगा, वहां से ठंडे पानी से नहा के आ जाऊंगा, स्नान करके। ऐसा नहीं है गंगा में डुबकी लगा रहा हूं मैं, वहां पर जाके पाप तो देखो बाल्टी भर के नहाओगे उससे भी धुल जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है आप गंगा के वहां पर जाके उसको नदी को पॉल्यूशन करो, नदी में पॉल्यूशन करो। तो सर ये कहाँ कहाँ पर सर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के रूप में आपको मिल जाएगा? जरा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के रूप में आपको मिल जाएगा, ये चीजें मैं हटा देता हूं। ये नहीं मिटेगा क्योंकि मैं पहले से हाईलाइट करके लेके आया। मैं पहले देखो आपको पढ़ाने से पहले एक बार पढ़ता हूं ताकि आप लोगों को और बेटर चीज समझा पाऊं, और आप लोगों को और बेटर चीज ज्यादा प्रोवाइड करवा पाऊं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके मेरी बात को। तो जो ये जो चीज समझ में आ रही होगी, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि जो सोइल मॉइस्चर के रूप में एटमोस्फियर में स्ट्रीम एंड लाइफ के लिए यूज आता है, बाकी बचा 29%। Now, nearly 59% of the water that falls on land returns to the atmosphere through the evaporization. जिससे देखो 59% जो वाटर गिरता है वो 59, उसका 59% वाटर वेपराइज हो जाता है। जरा सोचो, जरा सोचो 1000 लीटर पानी यदि गिरा जमीन पर तो उसका 59% तकरीबन 600 लीटर पानी वापस से वेपराइज हो जाता है, फिर गिरता है, फिर उसका 60%, और बाकी बचा 400 लीटर का क्या कर लेते हैं अपन? या तो यूज कर लेते हैं या नदी नालों में बह जाता है, और वो बह जाता है, और उस बह जाने के बाद वो फिर से यूज में आ जाता है। जैसे खेती में, बहुत सी बार खेती में पानी गिर गया, जमीन पर पानी गिर गया, खेतों में पानी गिर गया, तो क्या उसको वेपराइज होने की जरूरत है? नहीं है सर। यदि यहां पर कोई मिट्टी है, ये मिट्टी सर सूखी हुई है, यहां पर बारिश की बूंदें गिर रही है, तो क्या वो वेपराइज होगी? कहां से होगी सर? वो जमीन सोख चुकी है पानी। तो क्या ये चीज समझ में आ रही है? द वाटर ऑन द, ये सर वेपराइज होके ओशियन एज वेल एज फ्रॉम द पैलेस, कहां कहां सर वेपराइज हो जाता है? ओशियन एंड द पैलेस से वेपराइज हो जाता है। द रिमाइंडर रन्स ऑफ द सरफेस इनफ्लेट्स इनटू द ग्राउंड और ए पार्ट ऑफ द बिकम ग्लेशियर, और जो ग्लेशियर वगैरह के जो पार्ट बन जाते हैं वो मैं आपको समझा चुका हूं। जरा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। अबाउट इतना इतना क्यूबिक, इतना क्या बोलूं मैं, ट्रिलियन, इतना ट्रिलियन लीटर। जरा देखो आप, 12 33 0 0 0 0, और आगे भी खत्म नहीं हो रहा सर, आगे भी खत्म नहीं हो रहा। यहां पर बार लगा दूं मैं, यहां पर बार लगा दूं, जरा एडिट कर लेना।
ये दोस्तों बहुत मेहनत से बनाया है। यदि गणित आती हो तो तुम इसको गिन लोगे। गणित आती है कि जरा 44 में से 21 माइनस करो, 44 में से 21 माइनस करो, कितना बचता है? 4 में से 1 गया 3, 2 4 में से 2 गया 2। अरे यार गणित तो आता है मास्टर मुझे। ये सब सर, ये सब मुझे लिखना पड़ा है सर, ये सब मुझे लिखना पड़ा है सर। प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करो यार, यहां तक चीज समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है? आगे बढ़े। इतना वोटर है सर अर्थ की सरफेस पे। यहां पर दिमाग में ख्याल तो आ रहा होगा कि सर मास्टर मुझे एक बात बता, ये मैं हूं, ये मेरे आईब्रो हैं, ये मेरे आईब्रो हैं, और ये मेरी स्माइल है, ये मेरे दांत हैं, ये मेरी नाक है। हाय हाय क्या स्मार्ट लग रहा हूं, जरा लग रहा हूं नहीं लग रहा? ठीक है, नाउ आगे बढ़े। कंपोनेंट एंड प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल का कंपोनेंट क्या क्या होते हैं जरा समझने की कोशिश करेंगे। वाटर स्टोरेज इन ओशियंस, इसका प्रोसेस क्या होता है सर? वो इवोपराइजेशन हो जाता है सर, या फिर ईपोर्ट ट्रांसपोर्ट, मतलब ईपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ट्रांसपिरेशन हो जाता है, या फिर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एनर्जी सुना, उर्दूपातन ऊर्जा, सब्लिमेशन एनर्जी, उर्दूपातन, उर्दूपातन। हिंदी मीडियम वाले पालन नहीं, पातन पातन पातन। इवेपोराइजेशन मतलब होता है इवेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब सब्लिमेशन एनर्जी। एक बार सब्लिमेशन की हिंदी तो मेरे को भी नहीं आती, शायद मैं गलत लिख दिया, एक बार जरा रुकेंगे, सब्लिमेशन की हिंदी देखते हैं। मोबाइल फोन किधर गया? हम मोबाइल फोन किधर गया? जरा सब्लिमेशन एक बार पढ़ लेते हैं अपन, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है। ये तो कुछ अलग ही है। और इवेपोराइजेशन मतलब? यार अभी तुम्हारी लाइव क्लास ले रहा होता ना तो भी तुमसे पूछ लेता। हाँ, अलग अलग होता है। सब्लिमेशन मतलब समझ लो आप उर्दूपातन, उर्ध्वपातन मतलब मैं सही था। जो भी लिखते हैं हिंदू में आप प्लीज लिख लेना, है ना। और इवेपोराइजेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, राइट। और यहाँ पर ई वो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? इवेपर इवेपो ट्रांसपिरेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन, जरा देखते हैं एक बार इसका मतलब। इवेपो ट्रांसपिरेशन, दोनों एक साथ, वही बात है। इवेपर मतलब ट्रांसपिरेशन का मतलब वाष्पीकरण, उर्ध्वपातन, दोनों एक साथ बोल रहा है। वाटर इन एटमोस्फियर किस कंडेंसेशन, मैंने आपको बताया बादल बनते हैं, और एक या फिर प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन वाटर स्टोरेज इन आइस एंड स्नो, स्नो मेल्ट होता है, रन ऑफ द स्ट्रीम चला जाता है, फिर बाद में प्रोसेस क्या होता है, सरफेस रन ऑफ पे कैसे, स्ट्रीम फ्लो, फ्रेश वाटर और स्टोरेज इन्फ्लेशन, और फिर ग्राउंड वाटर स्टोरेज, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज स्प्रिंग्स में। जरा समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर आपको चार्ट बना के लेके आया हूं। देखो यदि मैं इसी को थ्योरी में पढ़ा तो बहुत लंबा होता। देखो हर चीज का मैं चार्ट बना नहीं सकता, क्योंकि आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ती है, और कोई चीज जो टफ होती है उसका मैं चार्ट बना के ले आता हूँ। जरा समझने की कोशिश करेंगे। वाटर स्टोरेज इन ओशियंस, ओशियन में जो वाटर स्टोरेज होता है वो प्रोसेस कैसा होता है सर? फिर इवोपराइजेशन होता है, वो सब्लिमेशन होता है, और इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है। वाटर स्टोरेज एटमॉस्फेयर में वाटर स्टोरेज कैसे होता है सर? कंडेंसेशन के रूप में, आप परसिपिटेशन के रूप में। फिर वाटर स्टोरेज इन आइस एंड स्नो के रूप में कैसे होता है कि सर स्नो मेल्ट होती है, फिर स्टीम के रूप में बह जाती है। ऐसा करके सारी चीजें याद रखनी है। ये यहाँ तक क्लियर हो तो प्लीज एक बार थम्स अप करें वीडियो में। कंपोनेंट एंड प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, ये मैं आपको हेडिंग है, और ये हेडिंग देखो आप किस फॉर्म में है, किस एजेंडा में है, और फिर यहाँ पर ये आपको इरेजर दिखाई दे रहा होगा। ये आपको इरेजर दिखा दे रहा हो, कुछ भी गलती हो तो मिटा देना, फिर वापस से एक बार आप लिख लेना। वाटर साइकिल देखो यहां पर सर ये बारिश होगी, बारिश होगी, बारिश होगी तो सर पूरा आ नहीं रहा था फोटो, जरा समझने की कोशिश करेंगे, यहीं से समझ लेते हैं सर। ये थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐसे बह जाता है, फिर ये ग्राउंड वाटर, ये कुछ ग्राउंड वाटर में चला जाता है, फिर यहाँ से कोई स्ट्रीम बह रही है, फिर आगे बहुत बड़ा डायग्राम था, ये बना नहीं यहाँ पर पूरी तरीके से। कंडेंसेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट, ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के थ्रू कंडेंसेशन होता है सर, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर वही सर बारिश बनती है, ऐसा कुछ करके वाटर पूरा साइकिल होता है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने क्या क्या पढ़ा, जरा एक बार अपन दिमाग लगाते हैं। अपन ने क्या क्या पढ़ा? जैसे सर मैंने हेडलाइंस पढ़ी कि पानी जो है वेपर की फॉर्म में वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब इवेपोराइजेशन हो जाता है, इवेपोराइजेशन हो जाता है।
या फिर कंडेंसेशन, या फिर सुनो मेरी बात समझने की कोशिश करना, इवेपराइजेशन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या, मैंने एक सर चार्ट बनाया, मैंने कंपोनेंट पढ़ने के अलावा मैंने सर एक तरफ पढ़ा प्रोसेस और एक तरफ पढ़ा कंपोनेंट। एक बार जरा इसको फिर से मिटाता हूं, जरा एक तरफ पढ़ा मैंने कंपोनेंट और एक तरफ पढ़ा सर मैंने इसका प्रोसेस। यहां तक बात क्लियर हो गई। कंपोनेंट में सर मैंने पढ़ा कि सर जहां पर वाटर ओशियंस में कैसे रहता है, वाटर ओशियन में कैसे रहता है, उसके अलावा वाटर एटमॉस्फेयर में कैसे रहता है, वो सारी चीजें मैंने यहां पर पढ़ी है और उसके प्रोसेस सर मैंने पढ़े हैं। उसके बाद मैंने ये पढ़ा है कि वो स्ट्रीम के थ्रू रेगुलर फ्लो होता रहता है, फ्रेश वाटर के रूप में फ्लो होता है, ग्लेशियर्स और स्नो में कैसे रहता है वाटर। एटमॉस्फेयर में सर पहले तो सर ओशियंस में वाटर का क्या रहता है कंडीशंस, वाटर में ओशियन में वाटर कैसे रहता है, उसके बाद एटमॉस्फेयर में कैसे रहता है, ग्लेशियर इन स्नो के फॉर्म में कैसे रहता है। 5 पॉइंट्स जरा मैंने आपको पढ़ा है, एक बार रिपीट करेंगे यहाँ पर मेरे साथ पाई चार्ट में लिखेंगे, एक फ्लो चार्ट बना के फटाफट से 5 पॉइंट्स लिख के, हल्के से गलत होंगे ना, गलत होंगे क्या आपकी मम्मी को पता चल रहा है, क्या पापा को पता चल रहा है, क्या मैं वहां पे मारने आ रहा हूँ, क्या मम्मी पापा आपको मारने आ रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। आप यूट्यूब पे क्लास ले रहे हो, बनाओ, गलत होता है उसको काट दो, उसको काट दो, किसको क्या पता चलने वाला है कि यार गलत हुआ है, आपका गलत ही तो होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना, मैं मारने आ रहा हूं ना आपको कुछ नुकसान हो रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ गलत हुआ, यदि आप रिपीट करोगे तो हो सकता है सही हो जाए, लेकिन उसके लिए खुद को करना पड़ेगा यार, उसको खुद का। अभी भी आप ऑनलाइन क्लास में भी ईगो एटीट्यूड दिखाओगे कि अरे मास्टर मुझे तो लिखना नहीं है, तो भैया फिर तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता सर। फिर आपका सिलेक्शन तो सर भूल जाओ, कहीं आप आगे की सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे हो ना सर कि मेरा इस वाली पोस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, सर भूल जाओ। गलतियां अपन को गलतियां अपन को समझनी पड़ेगी सर, आप अपन को गलतियां माननी पड़ेगी सर। अब आप मानना ही नहीं चाहोगे, आप मानना ही नहीं चाहोगे तो सर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सोचे जाओ, सोचने जाने से कुछ नहीं होगा कि ये मास्टर बोल रहा है सोचने जाओ, सोचे जाओ से कुछ नहीं होगा। तुम मेरे को 4 गाली निकाल लोगे, तुम्हारे सोचने से मेरे को कौन सा पता चल रहा है कि यार अमन ने गाली निकाली, सौरभ ने गाली निकाली या फिर शुभम ने गाली निकाली, कोई भी निकाल दो भाई। लड़की में किसी नेहा ने गाली निकाली, किसी प्रतीक्षा ने गाली निकाली, किसी लड़की ने गाली निकाली, कुछ भी निकाल दो यार, नेहा, सीता, गीता, कुछ भी नाम ले लो, कोई भी निकालो, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे थोड़ी ना पता चल रहा है। आप गाली दे रहे हो, आपको पता, दिमाग में सोचे जाओ, दिए जाओ, ठीक है आगे बढ़े। नाउ यहां कुछ नहीं है भाई, ये जो डायरी अब तुम सोच रहे हो कि सर ये कुछ बताएंगे, नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसी डायरी लिखनी है और उसमें डूम्सडे के नोट्स बनाने हैं, डूम्सडे नोट्स। डूम्सडे का मतलब होता है सर कयामत वाला दिन, जिसे आप एग्जाम वाला डे बोलते हो। जब एग्जाम में जियोग्राफी का पेपर होगा, मास्टर इस लेवल का पढ़ा देगा, टर्म 2 का आपको इस लेवल का पढ़ा देगा कि आप समझ पाएंगे कि सर यहां पर जब आप डायरी याद करोगे कि आपको याद आएगा कि यहां कुछ नहीं है, आगे निकलो और अच्छे से स्टडी करो नवाबो, यहां कुछ नहीं मिलेगा, आगे बढ़ो और स्टडी करो नवाबो, ये मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, ठीक है आगे बढ़े। वो तो वैसे भी बढ़ना है, वो तो वैसे भी बढ़ना है। ऑसम वर्ड्स, ये देश मेरा देश है और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो 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 जरा, मैं आपको एक बार बताऊं, हाँ कोई है ऐसा, कोई रिलेटिव है, वो ये बोलते हैं मुझे कि तू ये बन जा, कोई ऑफिसर बन जा, मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन सा ऑफिसर, ठीक है, ऐसा कोई ऑफिसर बन जा, फिर बाकी तो मैं संभाल लूंगा। भाई मैं बोलता हूं मैं देश से गद्दारी नहीं कर सकता सर, मेरी तो ये सीधी सी रामलीला है, मैं देश से गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकता। मतलब कल अभी हाल ही में मैं बात बताऊं, देखो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो CDS थे, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे, जो कि एक बहुत हाई लेवल का ओहदा होता है, ये एक ऐसा ओहदा होता है कि हमारे थल सेनाध्यक्ष, हमारे जल सेनाध्यक्ष और हमारे आर्मी चीफ, हमारे नेवी चीफ और हमारे एयर चीफ मार्शल, इन तीनों के बीच जो चीफ होते हैं वो ये होते हैं सर CDS, जिनका नाम था सर विपिन रावत, श्री विपिन रावत। ये आज हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत दुख के साथ, मतलब मेरे को कल बहुत दुख हुआ था, लिटरली बहुत दुख हुआ था, क्योंकि एक देश की ढाल है यार, एक देश की रीढ़ की हड्डी थे। इनका हेलीकॉप्टर, जो कि देश के सबसे VVIP हेलीकॉप्टर्स में से आता है, VVIP हेलीकॉप्टर आता है। ये VVIP हेलीकॉप्टर सर सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा इन्हें मिलता है। जो इस VVIP हेलीकॉप्टर में आ रहे थे, सबसे ज्यादा सेफेस्ट हेलीकॉप्टर माना जाता है,
चलो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। एक बार फिर से, ये देश मेरा देश और इस देश के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों, जान भी दे दूंगा तो देनी पड़ेगी, तो जान भी दे दूंगा इस देश के लिए। सिंपल सी बात है सर। लिए लिटरली ये मैं बातें बनाने के लिए नहीं कह रहा, ये सच बात है मेरे अंदर से जो मेरे को पता है, मेरे को पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरे से कल को कोई घूस भी मांगता है ना सर, मेरे से एक बार हुआ कि मैंने क्या हुआ, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं से आ रहा था, किसी रास्ते से आ रहा था, यहाँ पर ये एक सर्कल था और मेरे को इधर जाना था, तो मेरे को जनरली क्या करना था, इधर पूरा घुमा के लाना था, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं रहा और मैं बातों बातों में कोई मेरे इंसान पीछे बैठा हुआ था और मैं ऐसे चला गया। उन्होंने मुझे रोका, और मेरे से पैसे मांगे सर 500 रुपए। ये मेरा देश है सर। खैर इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, फिलहाल एक बार यहाँ पर खत्म करते हैं। कितनी स्लाइड्स बची हुई है जरा एक बार देखते हैं। अपन 16 पे आ चुके हैं टोटल। ओ हो 60 स्लाइड्स है। जरा एक बार मैं देखता हूँ कितनी स्लाइड्स हैं। यदि डिस्टर्बेंस हो तो मैं माफी चाहता हूँ। जरा कितनी स्लाइड्स है मैं एक बार देखना चाहूंगा। बहुत स्लाइड्स है सर, बहुत स्लाइड्स है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा सर। रिलीफ पढ़ते हैं, आ जाओ रिलीफ पढ़ते हैं। मैं कुछ पानी पी लेता हूँ, 1 सेकंड के लिए ब्रेक लेता हूँ, है ना। ओके सो नाउ रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर। अपन ने क्या बोला था, मैंने क्या बोला आपको कि पहले मैंने पढ़ाया कि ओशन फ्लोर के बारे में, फिर मैंने आपको पहले बताया मतलब जो हाइड्रो जो साइकिल के बारे में, जो हाइड्रोलाइजेशन का जो साइकिल है उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद अब आ रहा है रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर, रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर, राइट। अब एक बार जरा देखना चाहूंगा कि वीडियो स्टार्ट हो चुका है ना, अभी देख लेते हैं। चलो एक बार ये पढ़ा देता हूं मैं पहले, राइट। रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर पढ़ने के बाद जरा मैंने आपको बताया था, आपको मैंने कंटेंट में बताया था कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर के बारे में फिर मैं ओशन फ्लोर पढ़ाऊंगा, इसके बारे में मैं फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, और फिर टेम्परेचर और अपन जो सेलिनिटी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। फिलहाल के लिए अपन जो अभी जो टाइम है, आई थिंक मैं 1 घंटे की ये थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी। जरा एक बार मैं स्लाइड पे देख लेता हूँ, ये अभी तक 60 नंबर की स्लाइड है दोस्तों। इसके बाद फिर मैं जो पढ़ाने वाला हूं, फिर एक बार ये पूरा क्लियर करवा देता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ओशियंस आर कन्फाइंड टू द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द अर्थ आउटर लेयर। द ओशियंस आर कन्फाइंड, क्या बोलना चाह रहा हूं, द ओशियंस आर कन्फाइंड टू द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अर्थ आउटर लेयर। द ओशियंस आर कन्फाइंड मतलब होता है सीमाबद्ध। हिंदी मीडियम वालों, मेरे को भी देखनी पड़ती है यार हिंदी, मेरे को भी इतनी हिंदी नहीं आती और इतनी इंग्लिश भी नहीं आती। मतलब मैं पढ़ा सकता हूँ, हिंदी भी पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन एक एक वर्ड याद नहीं होता। देखो, द ओशियंस आर कन्फाइंड टू द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द अर्थ आउटर लेयर, ठीक है। लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं, राइट। So the geographers have divided the ocean part of the earth into the 5 oceans, namely the Pacific, Atlantic, the Indian and the Arctic. 5 ओशियंस बेसिकली, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक को आप ऐसे बोल सकते हो। बेसिकली 4 ही नाम है, पैसिफिक हो गया, अटलांटिक हो गया, इंडियन हो गया और आर्कटिक हो गया। 5 ओशियंस बोला जाता है, जबकि ये टोटल 4 ही हैं, ठीक है, 4 ही हैं। पैसिफिक, देखो क्या हुआ ना यार, मैं आपको एक बार बताऊं कि ओशियंस बहुत सारे हैं। अब ऐसे थोड़ी ना यार पूरा का पूरा एक, अब ओशियंस को समझने के लिए हर ओशियंस की अलग अलग चीजें हैं। ओशियंस को समझने के लिए उन्होंने 4 टाइप के ओशियंस रखे। पैसिफिक ओशियन, हिंद ओशियन जो कि हमें गर्व है कि हमारे नाम पर है। ऐसा कोई भी ओशियंस नहीं है जो किसी के नाम पर है। अंटार्कटिका के बारे में बात करूंगा तो ये एक कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के नाम पर रखा हुआ है सर उस ओशियन का नाम, अंटार्कटिका ओशियन, जिसमें भी अटलांटिक है, आर्कटिक है, जिसमें पैसिफिक है, पैसिफिक का भी कोई ऐसा नहीं है। हिंद ओशियन, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद ओशियन रखा है। आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होगी। जरा आगे बढ़ू। ओके, आई थिंक बोर्ड हो ना, स्मार्ट बोर्ड में मैं पढ़ाने लगूंगा तब थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। जल्दी ही वो भी चीज लाने वाला हूं। ए मेजर पोर्शन ऑफ द ओशियन फ्लोर इज फाउंड बिटवीन 3 to 6 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। जो सी लेवल होता है ना सर, उससे जो 3 से जो 6 किलोमीटर का जो डिपेंस जो होगा, 3 से 6 किलोमीटर का मतलब हो गया सर 3000 to 6000 मीटर की जो डीप गहराई होगी, वहां पर सर आपको ओशियन फ्लोर का मेजर पोर्शन मिलेगा। मतलब ओशियन फ्लोर का मतलब क्या हो गया, ओशियन फ्लोर का मतलब क्या हो गया कि जो सरफेस होती है, जो समुद्र की जो सरफेस होती है,
जहां पर जब भी कोई शिप डूब जाता है, जब भी कोई शिप सिंक हो जाता है, डूब जाता है, या जहां पर तल हो जाता है, जहां पर तल मतलब समुद्र का जहां पर तल मिलेगा, जहां पर लंगर गिराते हैं, वो जो डेप्थ होती है तकरीबन 3 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर होती है। जरा बात समझने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा डेप्थ है यार, कम नहीं है। The land under the water of the oceans, that is the ocean floor, exhibits complex and varied features as those observed over the land. देखो ऑब्वियसली बात है यार, ऑब्वियसली बात है, अलग अलग फीचर्स मिलने वाले हैं, अलग अलग फीचर्स मिलने वाले हैं। द फ्लोर्स ऑफ द ओशियंस आर रग्ड with the earth largest mountain ranges, deepest trenches and the largest plain. The floor of the oceans are rugged, जो सरफेस आर रग्ड with the world largest mountain, the world largest mountain ranges. रगड़ मतलब मिले हुए हैं, जहां पर वो अटैच हो जाते हैं। डीपेस्ट ट्रेंच एंड द लार्जेस्ट प्लेन, द फीचर आर फॉर्म्ड लाइक दोज ऑफ कॉन्टिनेंट्स बाय द फैक्टर ऑफ टेक्टोनिक वोल्केनिक एंड डिपोजिशनल फ्लेम्स। टेक्टोनिक प्लेट्स में बता चुका हूं आपको, टेक्टोनिक प्लेट से क्या माउंटेन का निर्माण हुआ है? माउंटेन रेंजेस का निर्माण होता है किससे? टेक्टोनिक से होता है, ठीक है। बाय द प्रोसेस, फैक्टर ऑफ द प्रोसेस, बाय टेक्टोनिक बता चुका हूं, वोल्केनिक बता चुका हूं, इसके अलावा डिपोजिशनल प्रोसेस। डिपोजिशनल प्रोसेस मतलब क्या होता है? कटाव, अवसाद वगैरह। डिपोजिशनल का मतलब यही होता है सर, डिपोजिशनल मतलब ये यहां से कटाव वहां पर जमा हुआ, ये हो गया डिपोजिशन हो गया। पोजिशन चेंज कर लिया सर। आगे बढ़ू जरा, एक बार इसमें क्या क्या पढ़े हैं एक बार देखते हैं, फिर से देखते हैं। देखो ये कोस्ट है हमारे पास, जो समुद्री तट होता है, जहां पर बीच होता है, ये होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब ज्यादा डेप्थ नहीं होती है, देखो ज्यादा डेप्थ नहीं होती है। फिर इसके बाद आता है सर कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये वाला सर कॉन्टिनेंटल स्लोप। यहां पर जनरली आपको वो दिखेंगे जो आपको सफरिंग वगैरह करते हैं ना, वो आपको दिखने लगेंगे यहां पर, ठीक है। कॉन्टिनेंटल स्लोप आ गया, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद कॉन्टिनेंटल राइज, यहां पर कॉन्टिनेंटल, फिर यहां पर डेप्थ आई, फिर यहां पर आपको समुद्र की सरफेस मिलने लग जाएगी। 3 से 6 किलोमीटर डेप्थ होती है। अब मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं, ये देखो ये सब चीजें मेरे को लिखनी पड़ी है दोस्तों। ए पिक्चर ऑलवेज रेनफोर्स द कंसेप्ट। पिक्चर हमेशा एक कंसेप्ट को क्लियर कर देती है। अब जरा ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो गई, दिमाग में आंखें बंद करो और मेरे साथ इमेजिन करो। क्या बताना चाह रहा हूं कि पहले कोस्ट आया, कोस्ट के बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ आया, जिसकी डेप्थ कम होती है, छिछला पानी होता है, छिछला पानी, छिछला, अरे छिछला 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 छिछला, अरे छिछला समझ पा रहे हो? तो छिछला पानी वहां पर होता है, मतलब पानी का शेलो वाटर जिसे आप बोल सकते हैं, शेलो वाटर, शेलो वाटर। मास्टर तो बावला हो गया, शेलो वाटर, ठीक है। अब जरा फिर से समझेंगे, एक तो हो गया सर एक क्या हो गया मेरे पास, हो गया सर कोस्ट हो गया, जहां पर जिसे आप बीच बोलते हैं, जिसे आप बीच बोलते हैं, जियोग्राफिकल लेंस में इसे आप कोस्ट बोलेंगे। और फिर उसके बाद फिर आप बोलेंगे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर कॉन्टिनेंटल राइज हो गया, कॉन्टिनेंटल राइज हो गया, और फिर सर ये ओशियन आ गया, फिर ये ओशियन आ गया। ओशियन की जो सरफेस है वो 3 to 6 किलोमीटर की होती है। इमेज रिवल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, सो रिमेंबर, फोटो देखो और याद रखो। रिमेंबर, फोटो देखो और याद रखो, फोटो देखो और याद रखो। क्या फोटो देखना है सर? कोस्ट होता है, फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, और फिर हो गया ओशियन। यहां तक चीज क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। डिवीजन ऑफ ओशन फ्लोर, मैंने बताया था कि अब आपको ओशन फ्लोर्स का मैं डिवीजन करूंगा। डिवीजन कितने पार्टों में डिवीजन करूंगा, जरा समझने की कोशिश करना। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, जरा डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन, और फिर आता है सर ओशन डीप्स, फिर आता है सर ओशन डीप्स, डीप सी, डीप सी, हाँ जी, डीप सी के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है ओशियन डीप्स के बारे में, ओशियन डीप्स के बारे में पढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ द ओशन फ्लोर कितने सर? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप ऑफ द ओशन और डीप ऑफ द सी, डी ओशन डीप्स और डीप, डीप सी प्लेन, प्लेन, डीप सी प्लेन, और फिर आता है सर ओशन डीप। ओशन डीप की हाईएस्ट डीपेस्ट कितनी है सर? 11 किलोमीटर है, जिस जगह का नाम है मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच, जिसकी डेप्थ है 11 किलोमीटर, जो कि है पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में है सर। आगे बढ़ेंगे मेरे साथ, चलो आ जाओ। यहां तक जरा वीडियो समझ में आया तो प्लीज थम्स अप करें, प्लीज थम्स अप करें, है ना। आगे बढ़े, चलो। नाउ बिसाइड्स these divisions there are also major and minor relief features of the ocean floors like ridges, hills, sea mouth समझ रहे हो आप? sea mouth, ग्योट्स, ट्रेंचेस, कैनियन, एटसेट्रा।
जरा ग्योट्स का फोटो क्या होता है अभी मैं दिखाऊंगा आपको, आगे आएगा, आगे आएगा। मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाह रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इन डिविजन्स में जो मेजर और माइनर जो रिलीफ है, जो माइनर रिलीफ फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं जरा। ओशियन फ्लोर कौन कौन से, जरा रीजेस, मैंने इतनी ईचिंग कर ली कि शायद छिल गया, यहाँ पे दर्द हो रहा है। ओशियन फ्लोर्स, रिजेस, हिल्स, सी माउथ, ग्योट्स, ट्रेंचेस, कैनियंस, ये सब इसके रिलीफ होते हैं। जरा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब एज ए शेलो वेटर वाला। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जरा कलर चेंज करो, ये वाला करते हैं। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ is the extended margin of the each continent occupied by a relatively shallow seas, shallow seas मैं बता रहा हूं ना जहां पर shallow water होता है, shallow seas and gulf, it is the shallow part of ocean showing the average gradient of 1 degree, only a 1 degree of even less, और इससे भी लेस। जहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलेगा जहां पर जो ग्रेडियंट होगा वो 1 डिग्री या इससे भी कम होगा, दैट कोज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जहां पर शेलो वाटर होगा, जहां पर शेलो वाटर होगा। यहां तक चीज आई समझने में तो जरा थम्स अप करो मेरे साथ, आगे बढ़े। द शेल्फ टिपिकली एंड्स एट ए वेरी स्टीप स्लोप, द सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ जहां पर एंड हो गया वेरी स्टीप स्लोप है, कॉल्ड द सेल्फ ब्रेक, कॉल्ड द सेल्फ ब्रेक। जरा यहां पे मेरे साथ एक बार हाईलाइट करेंगे, पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। सॉरी, हिचकी आ रही है। हाँ, सेल्फ ब्रेक किसे कहते हैं जरा, कि जब सेल्फ, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है ना, द सेल्फ टिपिकली एंड्स एट ए वेरी स्टीप स्लोप। जब ये स्लोप, जब कोई सा भी सेल्फ जब किसी स्टीप स्लोप पे एंड होता है, दैट कॉल्ड सेल्फ ब्रेक, सॉरी। द एवरेज विड्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज अबाउट 80 किलोमीटर। एवरेज विड्थ मतलब चौड़ाई, कॉन्टिनेंटल सेल्फ की जो चौड़ाई होती है ना, जरा समझने की कोशिश करना। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो चौड़ाई होती है ना, मतलब इस पॉइंट से, जरा सपोज करो ये कोई बीच है, ये कोई समुद्र है, इतना सा कोई समुद्र है, तो ये पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट तक, ये कोई समुद्र है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो विड्थ होती है, जो एवरेज विड्थ होती है किसी भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, मतलब किसी भी ओशियन की जो एवरेज जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है वो अराउंड 80 किलोमीटर होती है। कोई कम बात नहीं है सर, 80 किलोमीटर समझ रहे हो आप, 80 किलोमीटर समझ रहे हो आप। चलो, now the average width about 80 kilometers, the shelves are almost absent or very narrow along the some of the margins like the coast of चिली पता है आपको, साउथ अमेरिका में है चिली, अर्जेंटीना। जहां पर चिली में आपको पता होगा, चिली अर्जेंटीना के बारे में बात करूंगा तो आई थिंक चिली में, अर्जेंटीना में आपको एंडीज मिलेगा, और वो एंडीज का थोड़ा सा आपको रॉकी माउंटेन्स जो मैं बात करूंगा, रॉकी माउंटेन्स, ROCKY, रॉकी माउंटेन, एक बार मैं श्योर कर लेता हूँ मेरे को, क्योंकि देखो अभी मैंने रीड नहीं किया है। रॉकी माउंटेन आई थिंक चिली में आपको मिलेगा। जरा चिली के बारे में एक बार मैं देखता हूँ, चिली, चिली कंट्री, तुमको पता है, एंडीज मिलेगा, एंडीज मिलेगा, एंडीज मिलेगा। और जरा रॉकी माउंटेन किस जगह पे मिलेगा? नॉर्थ अमेरिका में, अच्छा। रॉकी उधर चला गया, सॉरी, एंडीज मिलेगा इधर, या रॉकी नहीं मिलेगा, एंडीज। अच्छा हुआ ना देखो, साथ के साथ क्लियर कर लिया, नहीं तो अभी प्रॉब्लम रहता आप लोगों को, मेरे को भी रहता ना, फिर मेरे को दुख होता है कि मैंने गलत बता दिया हल्का सा। रॉकी की जगह एंडीज, एंडीज, एंडीज। हल्का सा वो थोड़ा सा माइनर सा कंफ्यूजन था, वो ये क्लियर हो गया है। जरा एंडीज के बारे में बात करूंगा, एंडीज, एंडीज माउंटेन कहां पर मिलेंगे आपको सर? साउथ अमेरिका, चिली में।
तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, these cells are almost absent, ये जो cells होती है ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है ना, वेरी नैरो और बहुत क्षीण होती है, बहुत कम होती है along the some of the margins, like कौन कौन से चिली के जो आप कोस्ट पे जाओगे, चिली जो चिली के वहां पर जो पैसिफिक ओशियन है, जो पैसिफिक ओशियन है वहां पर आप जाओगे, और द वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा, सुमात्रा जावा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बारे में बात कर रहा हूं मैं, इंडोनेशिया सर, वहां पर आपको बहुत कम मिलेगा। चलो आगे बढ़ो। ऑन द कंट्री, चलो एक बार सुनो मेरे साथ, एक बार सुनो जरा यहाँ पर एक बार मैं इरेजर से एक बार, अरे यार पूरा क्लियर, चलो ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर लेना है ना, मैं एक बार अंडरलाइन करवा ही देता हूँ क्योंकि मेरे को ये पढ़ाना जरूरी है, वरना प्रॉब्लम है। एक तो सेल्फ बार्क, सेल्फ ब्रेक, सॉरी बार्क वो कुत्तों का याद रह गया, यहाँ पे डॉग्स ना, स्ट्रीट डॉग्स बहुत बार्क करते हैं। नाउ इसके अलावा यहाँ पर मेरे साथ जो चीज मौजूद होगी वो नाम है सर अबाउट 80 किलोमीटर्स, अबाउट 80 किलोमीटर्स। क्या होती है सर, इनकी एवरेज विड्थ होती है सर, इनकी एवरेज विड्थ होती है। चलो, और यहां पर एब्सेंट कहां पर होंगे सर, ऑलमोस्ट एब्सेंट कहां कहां पर होंगे, चिली, और इसके अलावा सुमात्रा, जावा, जावा सुमात्रा आपको याद रखना इंडोनेशिया में है, इंडोनेशियन कंट्री है जो कि एशिया में ही एशिया मतलब एशिया कॉन्टिनेंट में ही आती है। और फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग हैं जो जिसे बोलते हैं ना अपवाद, वो हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं बीच बीच में आके, इतना तेज चिल्लाते हैं, उनको मना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, राइट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, contrary, the Siberian self in the Arctic Ocean, जरा मैं एक बार आपको वर्ल्ड मैप बताता हूं, ऐसा करता हूं, वर्ल्ड मैप का एक बार आपके लिए एक वर्ल्ड मैप दिखाता हूं, राइट। तो आर्कटिक ओशन में जो साइबेरियन सेल्फ है ना, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सेल्फ मतलब समझ रहे हो, मतलब जो उसकी विड्थ है ना वो सबसे ज्यादा है वर्ल्ड के अंदर, मतलब जो स्ट्रेचेस टू 15 किलोमीटर इन द विड्थ। ओ हो भैया, आ गई, जरा आ गई, जरा आ गई, जो मैं तो ये वाली लाइन पढ़ के भी नहीं आया था कसम से, लेकिन आ गई जी, आ गई, देखो जी फिर आ गए, जरा फिर आ गए। चलो मैं एक सेकंड के लिए फिर से पॉज कर लेता हूँ ना, एक सेकंड के लिए, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो द डेप्थ ऑफ द सेल्स ऑल्सो वेरीज, इट मे बी शेलो एज 30 मीटर इन सम एरियाज, वाइल द सम एरियाज इज डेप्थ इज 16, मतलब बहुत सी जगह ऐसा होता है, अपन बोल रहे हैं शेलो वाटर, शेलो, अब भैंस की हाँ नहीं तो यार, राइट, जस्ट ए सेकंड ना, मेरे को अनअकैडमी के, सॉरी अनअकैडमी क्या बोल रहा हूँ, मेरे को अपने एडुग्राउंड के मैसेजेस के रिप्लाई देना पड़ता है। क्या राइट, सो जरा समझने की कोशिश करेंगे कि अब मैं आपको एक बार बताओ, यदि मैं साइबेरियन साइबेरियन की बारे में बात कर रहा हूँ, जरा यहाँ पर एक बार इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। इसकी जो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेरे को लग रहा है वो ये लगा कि अरे यार सर, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आपने ये बताया तो है, लेकिन क्या ये जो साइबेरियन जो है, ये जो साइबेरियन सेल्फ है, क्या इसकी इतनी ज्यादा विड्थ कैसे हो सकती है? मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती, तभी तो लिखा हुआ है, तभी तो लिखा हुआ है। और कहां पर ये सर, आर्कटिक ओशन में, जरा इसको अंडरलाइन करेंगे, है ना, ये चीजें लिख लो, ये तो नोटबुक में लिख लो फटाफट से, साइबेरियन सेल्फ विड्थ लिख लो इसके 1500, आपको समझ में आ जाएगा। विड्थ का मतलब है सबसे ज्यादा विड्थ है इसकी, वर्ड में सबसे ज्यादा विड्थ है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, साइबेरियन सेल्फ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसकी साइबेरियन सेल्फ लिखो नोटबुक में, और इसके आगे विड्थ लिख दो 1500 किलोमीटर, और फिर आगे लिख दो आप आर्कटिक ओशियन, राइट। फिर इसके बाद जरा आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। द डेप्थ ऑफ द सेल्स आल्सो वेरीज, इट विल बी, मतलब 30 मीटर से लेकर 600 मीटर तक की डेप्थ हो सकती है शैलो वाटर की। सो मैसिव सेडिमेंटरी डिपॉजिट्स रिसीव्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम बाय द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स बिकम द सोर्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। बेसिकली क्या होता है ना सर, आपको पता होगा कि समुद्र में से तेल निकलता है सर, समुद्र में से पेट्रोल वगैरह सब समुद्र में से निकलता है, कैसे निकलता है सर,
जब सेडिमेंट्री डिपॉजिट रिसीव होता है ना, जब जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट रिसीव होता है ना, तो टाइम बाय टाइम जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होते हैं ये सर जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होते हैं ना सर, जो टाइम बाय टाइम ये जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है ना, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये सर एक रिसोर्स बन जाते हैं, बहुत बड़ा सोर्स बन जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स के लिए, फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा। अब तुम बोलोगे अरे मास्टर टीवी खाली कैसे, मैंने कहा सर ये लो टीवी को भर देते हैं, क्या भरेंगे इसमें सर, उड़ा दे क्या, ये लो हट हटाओ इसको। क्या सर ज्योग्राफी लिया है सर, क्या ज्योग्राफी लिया है, इतना ज्योग्राफी पढ़ लो, इतना ज्योग्राफी पढ़ लो, ज्योग्राफी का कोई अंत ही नहीं है। मैंने कहा भैया नहीं है, तभी तो मार्क्स इंप्रूव करने हैं, मार्क्स तभी तो इंप्रूव करने हैं सर, अंत थोड़ी ना लाना है, किसी भी चीज का अंत नहीं है, फिजिक्स का अंत नहीं है, यूनिवर्स का अंत नहीं है, एस्ट्रोनॉमी फलाना डिमकाना कुछ भी पढ़ लो, मैथ्स का कोई एंड है क्या, नहीं है सर, ज्योग्राफी का भी नहीं है। ये इंडिया है, ये मेरा प्यारा भारत। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो जी सर, हो गया सर आपका, हो गया सर आपका, हो गया। चलो कॉन्टिनेंटल स्लोप, अब मैंने आपको कॉन्टिनेंटल सेल्फ बता दिया है, नाउ कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में जानते हैं। द कॉन्टिनेंटल स्लोप्स कनेक्ट द कॉन्टिनेंटल सेल्फ एट द ओशन बेसिन। बेसिकली क्या होता है ना, ये है सर कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब ये किसको कनेक्ट करेगा सर, ये कनेक्ट करेगा सर कॉन्टिनेंटल सेल्फ को किससे कनेक्ट करेगा सर, ये कनेक्ट करेगा ओशियन बेसिन से, ओशियन बेसिन से। जरा मेरे साथ एक बार मैप देखेंगे, अभी फिर से देखेंगे, ये चीज आपको समझ में आ गई हो तो जरा एक बार लाइक का बटन ठोक दो, लाइक का बटन ठोक दो। कमेंट करने में 2 सेकंड लगता है दोस्तों, फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो। इट बिगिंस वेयर द बॉटम ऑफ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ शार्पली ड्रॉप्स इनटू द स्टीप स्लोप। कहां से शुरुआत होती है सर, जैसे कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये यहां से छोटा सा कॉन्टिनेंटल सेल्फ जैसे ही इस यहां से, द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप इज रीजन वेरीज टू 2 to 5 डिग्री, और जरा वहां पर कितनी थी, 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम, यहां तक क्लियर हुआ। The depth of the slope the depth of the depth of the slope reason varies. Slope reason varies between 200 to 3000 meters. The slope boundary indicates the end of the continent. देखो क्या बताना चाह रहा हूं, जरा बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि द स्लोप ऑफ द ओशन, मतलब जैसे कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया ये, अब कॉन्टिनेंटल सेल्फ सर ये जब जा रहा है तो ये कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया है, और ये किसको जोड़ रहा है सर, कॉन्टिनेंटल सेल्फ को जोड़ रहा है सर ओशन बेसिन से, ओशन बेसिन से। इसका सर जो ग्रेडियंट होता है वो 2 to 5 डिग्री होता है, मैंने ये पढ़ लिया। और इसका जो ग्रेडियंट होता है सर ये 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम होता है सर, 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम होता है, 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम होता है, ठीक है, ठीक है, 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम होता है। सो नाउ ये स्लोप जो है, ये मैंने बता दिया कि 200 से 3000 मीटर तक हो सकता है, अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कैनियन एंड ट्रेंचेस आर ऑब्जर्व्ड इन दिस रीजन। कैनियन जो घाटियां होती है, कैनियन एंड ट्रेंचेस आर ऑब्जर्व इन दिस रीजन, राइट। नाउ डीप सी प्लेन मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए सर, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, इसके अलावा सर कॉन्टिनेंटल स्लोप, और इसके अलावा सर अब आया डीप सी प्लेन, फिर ओशियन डीप आएगा, ओशियन डीप आएगा। सो ये आ गया सर डीप सी प्लेन। यहां पर सर कॉन्टिनेंटल स्लोप मैंने आपको बताया, कॉन्टिनेंटल मैंने आपको सेल्फ बताया, कॉन्टिनेंटल TALCON कॉन्टिनेंटल। नाउ डीप सी प्लेन आर जेंटली स्लोपिंग एरियाज ऑफ द ओशियन बेसिन। स्लोपिंग है, अब जैसे सपोज करो यहां से ओशियन बेसिन स्टार्ट हो गया, अब ये ओशियन बेसिन का ओशियन बेसिन का ये जो स्लोप वाला एरिया होता है ना, तो ये इसको बोलते हैं सर आप डीप सी प्लेन, राइट। नाउ so these are the flattest and smoothest region of the world. सर वर्ड का कोई सबसे स्मूथेस्ट पॉइंट जो होता है, सबसे स्मूथेस्ट और सबसे फ्लैटेस्ट कुछ चीज होती है तो सर वो होता है सर डीप सी प्लेन,
यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, आगे बढ़ू। नाउ द डेप्थ ऑफ वेरीज बिटवीन, जरा मैंने आपको बताया सर वो होती है सर मतलब 30 to 600, और ये होती है सर 600 टू तकरीबन 3000, अब फिर ये आती है सर 3000 टू तकरीबन 6000 मीटर। These plains are covered with the fine grained sediments like clay and silt। आगे बढ़ते हैं, ओशियन डीप्स एंड ट्रेचेस। चलो एक बार फिर से ये समझा देता हूं, आपको समझ में नहीं आया हो तो। डीप सी क्या होते हैं सर, मेरी बात समझने की कोशिश करना कि ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बाद ये कॉन्टिनेंटल स्लोप आया, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद ये जो बेसिन स्टार्ट हुआ, बेसिन का भी ये जो स्लोप वाला एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं सर आप डीप सी प्लान। इसकी जो और इसके जो इसमें जो सर ये वर्ल्ड का सबसे फ्लैटेस्ट और सबका वर्ल्ड का सबसे स्मूथेस्ट, सबका वर्ल्ड का सबसे फ्लैटेस्ट और सबका सबसे ज्यादा स्मूथेस्ट जो जगह होती है वो होती है। इसके अलावा इसकी जो डेप्थ होती है वो तकरीबन 3000 टू 6000 मीटर तक होती है, जबकि कॉन्टिनेंटल स्लोप की तकरीबन 3000 मीटर तक की होती है, और कॉन्टिनेंटल सेल्फ की तो मैं बात करूंगा तो 600 तक मीटर तक की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। नाउ कुछ कुछ जगह पर वो भी, जैसे साइबेरियन सेल्फ के बारे में बात करूंगा तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सेल्फ है, जिसकी विड्थ तकरीबन विड्थ कितनी बताई थी मैंने, 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो। ओशियन डेप्थ और ट्रेंचेस, दीज एरियाज आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। ट्रेंचेस जो बोलते हैं, जैसे मरियाना जो ट्रेंच है, मेरियाना जो ट्रेंच है वो 11 किलोमीटर, मैंने आपको बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं। और ये जो है सर पैसिफिक ओशियन में है, जो सर पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। सो दीज आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, दीज आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। The trench are relatively steep-sided, narrow basins. The trench are relatively steep-sided and narrow basins. They are some 3 to 5 kilometer deeper and surrounding ocean floor से घिरी रहती है। So they occur the basis continental slopes and along the island arc यानी चाप होता है हिंदी मीडियम वालों, and are associated with active volcanoes and strong earthquake। that is why they are very significant in study to planet movement के लिए यदि कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं स्टडी के लिए वो होते हैं ओशन डीप्स। as many as 57 deeps have been explored so far, in which 32 are in the Pacific Ocean, 90 in the Arctic Ocean and 6 in the Indian Ocean। यदि अभी तक के पैसिफिक डीप की मैं बारे में, अब तक ओशन डीप्स की मैं बारे में बात करूं, मेरे लाल लालियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं यदि ओशन डीप के बारे में बात करूं, अब तक के जो ओशन डीप्स के बारे में बात करूंगा, तो जो ओशन डीप्स है सर, जो ओशन डीप्स है, अब तक के जो ओशन डीप्स के बारे में बात करूंगा तो सर ओशन डीप्स में टोटल मिला के अब तक सर 57 डीप्स है, 57 डीप्स है। 57 डीप्स के अंदर टोटल मिला के 6 तो सर आपके हिंद ओशियन में आएंगे, 6 तो आपके हिंद ओशियन सबसे ज्यादा आएंगे सर, पैसिफिक आने भी है। चलो 32 लगाओ, 32 और 36 38 और जाके बाकी के बचे 19, बिल्कुल सर आर्कटिक में आ जाओ, अटलांटिक में आ जाओ, सॉरी अटलांटिक में आ जाओ। अटलांटिक आपको सबसे नीचे मिलेगा, आर्कटिक आपको मध्य में मिलेगा, उसके अलावा हिंद जो आपको हिंद महासागर अपने भारत के नीचे वाला श्रीलंका वाला पार्ट, और पैसिफिक बाकी बचा हुआ पैसिफिक है। चलो यहां तक क्लियर हो तो आगे बढ़े। आज तो थोड़ा सा ठंड है। चलो माइनर रिलीफ फीचर क्या होते हैं और कितना बचा है यहाँ से अपना 2 पार्ट में क्लियर करवाना है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। पहले अपन बेसिक क्लियर करेंगे आज के पार्ट में, कल के पार्ट में अपन प्रो बनेंगे, और परसों के पार्ट में अपन क्या कर लेंगे सर, प्रीमियम क्वालिटी पे पहुंच जाएंगे, प्रीमियम क्वालिटी पर पहुंच जाएंगे ना। चलो कितना बच रहा है जरा एक बार देख लेते हैं। 25 पे आ चुके अपन को, 60 तक पढ़ना है, कुछ खास नहीं बचा है। जरा एक बार ये मैं सोच रहा हूँ माइनर रिलीफ पढ़ा दूं, फिर बड़ा है सर, बड़ा है, बहुत बड़ा है। चलो ऐसा करते हैं, यहां तक ही रखते हैं आज के लिए, फिलहाल के लिए इतना वीडियो में इतना ही, ठीक है। माइनर रिलीफ से अपन कल पढ़ते हैं, राइट। सो दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए प्लीज दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को लाइक करें हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।